नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10 एवं आरबीएससी कक्षा 10 विज्ञान का पार्ट फर्स्ट अध्याय फर्स्ट आपके सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूं और मैं एक एक करके पूरी विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 10 की पूरी करूंगा, जिसमें आपको हर बात को मैं अच्छी तरह से क्लियर करूंगा। तो मेरा चैनल नया है और इसके आधार पे आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं और जब भी आप फ्री हो तब मेरे लेसन को देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी कक्षा 10 के सिलेबस में पहला जो अध्याय है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहां पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में कक्षा 9वीं में, कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि भाई रासायनिक पदार्थ या तत्व या इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी। तो पहली बात तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं कि जब रसायन क्या है, रसायन किसे कहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ है जो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहां पर अपन ले लेते हैं Na। जैसे इस आपने रासायनिक प्रतीक आपने पढ़े होंगे, तत्वों के प्रतीक पढ़े होंगे। जैसे ये सोडियम है, सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, कैल्शियम को Ca लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं। इस तरह से ये प्रतीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि अगर दूध को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो दूध में क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। वह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद आपने देखा होगा कि लोहा जो होता है उसके ऊपर जंग लग जाता है। लोहे के ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। लोहे को खुला हवा में छोड़ते हैं तो पानी के साथ अभिक्रिया करता है। पानी और वायु, ऑक्सीजन और जल की क्रिया होती है, जिससे उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसका कलर बदल जाता है। उसके बाद आपने बहुत सारी वस्तुओं को देखा होगा। अंगूर जो होता है वो उसका किण्वन हो जाता है, अंगूर धीरे धीरे सड़ जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है। तो ये सभी क्रिया होती है। भोजन को पकाया जाता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। ये सभी आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। तो अपन उसके आधार पर ही स्टडी करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, कोई भी बात छूटे नहीं। अब यहां पर बात होती है कि जैसे हम सांस लेते हैं, वो भी आपके इस किताब में दिया हुआ, हम सांस लेते हैं वो भी एक प्रकार की क्रिया है, वो भी एक रासायनिक क्रिया है। अपन तो नॉर्मली श्वसन क्रिया कर रहे हैं, अपन को मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन श्वसन क्रिया करने के पीछे, करने के बाद हमारे शरीर में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, तो ये सभी बातें आप अपन इसमें पढ़ेंगे। अब कौन कौन सी रासायनिक क्रिया होती है, कितने प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये सभी जो अपन सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। तो अब किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति यह है, जैसे कि मैंने कहा कि ये आप समझ लीजिए, जैसे ये दूध है, एक पात्र में दूध भरा हुआ है, जो लिक्विड अवस्था में, लेकिन अपन ने देखा कि 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद वो है, उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। लोहे की कोई वस्तु है, वो अपने घर पे पड़ी है, बाहर पड़ी है, खुली पड़ी है हवा में, तो उसके ऊपर परत जम जाती है ईंट जैसे रंग की, जिसको अपन कहते हैं जंग लगना। तो पहले लोहे का रंग अलग था, उसके बाद लोहे का रंग इस तरह के हो गया। तो यहां पर ये जो क्रिया है वो सभी प्रारंभिक स्थिति तो ये थी और उसके बाद उसकी स्थिति बदल गई है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसको अपन क्या कह सकते हैं
कि ये परिवर्तन होते हैं। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपकी इस बुक में भी दे रखा है कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भी रासायनिक अभिक्रिया पाई जाती है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है परिवर्तन, आपको ये किताब के सहारे ही अपन को चलना है, जो एनसीईआरटी की बुक है, और जो भी समझ में नहीं आता है वो आप मेरे को पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहां इसने दे रखा है कि जस्ते से तनु सल्फ्यूरिक, ये जैसे ये एक फ्लास्क ले लिया है, इस तरह से एक क्रिया आपके वहां किताब में बताई गई है, वो ध्यान से आप देख सकते हो कि ये शंक्वाकार फ्लास्क लिया गया, इसके ऊपर यहां पर एक कॉर्क है, चित्र में बताया गया है। आपके इसमें जो जो भी डायग्राम है वो भी मैं इसके साथ बता दूंगा ताकि आप एक्स्ट्रा समय में इसको पढ़ सको और अच्छी तरह से देख सको। ये कॉर्क है, इसकी सहायता से इसको बंद करने के लिए यहां पर जिंक के जस्ते के दानेदार जस्ता जो होता है झेड़न, उसके टुकड़े रखे गए हैं नीचे, और यहां पर ये एक नली द्वारा इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला गया है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके अंदर, पहले से सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें रखते हैं, जिंक के टुकड़े रखते हैं। इसके बाद इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद किस किस पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया होगी, एक तो अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला इसके अंदर लिया है, और एक झेड़न है, इन दोनों की क्रिया होगी। क्रिया होने के बाद यहां पर इससे एक गैस निकलेगी जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, जिसको हाइड्रोजन कहते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए और देखिए। उसके बाद यहां पर इसकी सहायता से इस गैस को अपन इकट्ठी भी कर सकते हैं, किसी पात्र में ले भी सकते हैं, लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिसमें अगर इसका समीकरण अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो, जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू क्या बनेगा इसमें, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर जिंक H2SO4 ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से हो सकती है। तो यहां पर दो पदार्थ मिले, एक जिंक मिला और एक H2SO4 मिला, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला। इन दोनों की क्रिया से जिंक सल्फेट बना और दूसरा बना है हाइड्रोजन गैस। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में और अच्छी तरह से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहां पर बात आती है अपने सामने, एक और एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, जो बेसिकली जो एग्जाम्पल, ऐसे तो क्रियाएं बहुत सारी होती हैं लेकिन बेसिकली जो एग्जाम्पल है वो अपन को, जो एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं वो अच्छी तरह से याद करने, एनसीईआरटी की जो बुक में, जो आगे तक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल इसने ऐसे लिख करके ही दे रखा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mn, सॉरी Mg। Mn मैग्नीज का होता है, मैग्नीशियम का होता है Mg, प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में क्रिया करके MgO का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया का आगे आपके देखोगे तो इसको संतुलित के, अब आपके 10वीं के स्तर, एनसीईआरटी के 10वीं के स्तर के जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। मैग्नीशियम
और ऑक्साइड आपस में मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है वो बात की बात है, अपन संतुलन का जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन अभी ये बता रहा है कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण इसमें बताया गया है। अब दूसरी बात आती है, समझ में आ रहा है आपको बहुत अच्छी तरह से, तो यहां पर ध्यान लगाना है आपको। उसके बाद ये तो हो गई सिंपल समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इस लेसन का नाम है जो पूरा आपको समझाया जाएगा अच्छी तरह से। आप आराम से घर पे बैठ के मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और अपने मित्रों को भी भेजिए जो सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में इसको पढ़ना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं। अब जैसे कि ये तो होगी रासायनिक समीकरण, उसके बाद बात आती है यहां पर इसी समीकरण को वापस लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। आपको ये देखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन, तो इससे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर ये आपको इसमें दो भाग दिख रहे होंगे, एक तो ये भाग दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड होता है। जैसे कि ये भाग और ये भाग है मेरे लिए राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड ये। आप इधर देख रहे हैं तो आपके लिए राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड भी ये है। तो यहां पर ये दो भाग हो गए। अब यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने क्रिया की है आपस में। किस किसने क्रिया की है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये तो हो गए अभिकारक। इनको क्या कहेंगे? अभिकारक। और यहां पर बनने वाला जो पदार्थ है उसको कहेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। अभिकारक क्रिया करने वाले और जो बना है उसको अपन ने क्या कहा? उत्पाद। तो यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसको अपन उत्पाद बोलते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं, एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है। ये बायां पक्ष है, इसको बायां भाग कहते हैं, और ये है दायां भाग, ये है दायां भाग। ठीक है, तो दो भाग होते हैं। ये पहले आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। भले आप फिर 11th-12th में आगे पढ़ोगे साइंस लेकर के तो आपको बहुत थोड़ा स्टडी कराई जाएगी, लेकिन अभी आपको बेसिकली ये चीजें ध्यान में रखनी है कि दो भाग होते हैं, बायां भाग और दायां भाग। और इसमें जो क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, या इनको क्रिया कारक भी कह सकते हैं। देखो, इनको क्या बोल सकते हैं? क्रिया कारक, क्रिया करने वाले। ठीक है, और जो बनते हैं उनको अपन क्रियाफल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रियाफल भी बोला जा सकता है। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को आप पढ़ने से पहले ये जो बेसिक चीजें हैं उनको अपन ध्यान में रखेंगे। अब ये तो समीकरण के बारे में उसने एक छोटा सा आइडिया दिया है कि भाई समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। समीकरण अपन ने यहाँ पे लिखी थी अभी आपके सामने। ये रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण होती है, जो क्रिया करते हैं उनको क्रियाकारक कहते हैं, जो बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं, या जो क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उनको उत्पाद भी कहा जाता है, क्रियाफल भी कहा जाता है। और रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है। जैसे उसको अब किसी चीज में ये कह रहे हैं कि दायां पक्ष भी होता है और बायां पक्ष भी होता है, तो दायां पक्ष है बायां पक्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो तराजू हुआ। क्या हुआ?
तराजू हुआ। अब तराजू है तो उसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित भी करना पड़ेगा, मतलब दोनों भार समान होने चाहिए, तो उसको कहते हैं समीकरणों का संतुलित करना। तो यहां पर कैसे करेंगे संतुलन, तो आपके इसमें नेक्स्ट जो बातें आ रही है, जो टॉपिक आ रहा है, उसको अपन कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर एक समीकरण लिखी हुई है जो हाइड्रोजन गैस के बनने वाली अभी पहले अपन ने लिखी थी। जैसे कि देखो Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब यहां पर देखिए इस तीर के निशान के इधर की ओर और तीर के निशान के उधर की ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को अपन को देखना है। क्या देखना है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को देखना है। जो भी तत्व हैं जैसे जिंक है, हाइड्रोजन है, SO4 है, इनके परमाणुओं की संख्या कुल कितनी है, इधर कितने परमाणु हैं और इधर कितने परमाणु, दोनों को आपको संतुलन करने की दृष्टि से देखना है, गिन के देखना है। उसको कहते हैं अपन संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो यहां पर आप देखिए जैसे इसका संतुलन अपन करने बैठे हैं तो आपको ये इसी का एग्जाम्पल लेना है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए देखने में। जैसे यही समीकरण अपन यहां लिखें, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब यहां पर देखिए दो पक्ष हैं, संतुलन करने के लिए भी आपको कितने पक्ष देखने पड़ेंगे, 3 कॉलम बना देने। कितने कॉलम बनाने, 3 कॉलम बना देने। इसमें एक कॉलम में तत्व, इसके बाद एक आएगा लेफ्ट हैंड साइड, एक आएगा राइट हैंड साइड। अब यहां पर देखेंगे अपन तत्व में सबसे पहले तत्व कौन सा है इसमें, देखो Zn, तो यहां पर लिख दिया मैंने Zn, ठीक है। इसके बाद इसको बंद कर दिया। दूसरा तत्व है यहां पे हाइड्रोजन H, तो H लिख दिया। तीसरा तत्व है S लिख दिया। और चौथा तत्व है O, तो ये तत्व आपने लिख दिए। अब देखो यहां पे जिंक के कितने हैं, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 1, जिंक के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। तो यहां पर भी जिंक के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। यहां पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। यहां पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। यहां पर S के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। तो यहां पर भी S के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। अब आपके पास O रहा, यहां पर भी O के परमाणुओं की संख्या 4 है और यहां पर भी O के परमाणुओं की संख्या 4 है। इसका मतलब प्रारंभिक तौर पे ये जो समीकरण है वो संतुलित है, ठीक है। ये जो समीकरण है वो संतुलित है। क्या है, संतुलित है। अब इसके आधार पर ये तो संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं, अपन ने देख लिया। तो आपको भी समीकरण कोई भी संतुलित करनी है तो समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले इस तरह का चार्ट बना लेना है, और चार्ट बना के के बाद तत्व लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं, वो अपन को लिखने हैं। उसके बाद देखिए यहां पर दूसरा एग्जांपल लीजिए। यहां इसको तो संतुलन करने की आवश्यकता पड़ी नहीं, तो अपन दूसरी समीकरण लेते हैं। आपके जो एनसीईआरटी की बुक में जो दे रखा है उसके आधार पर Fe फेरस प्लस H2SO4 सॉरी H2O, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। आज अपन वीडियो का केवल संतुलन वाला भाग पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अपन दूसरे में और आगे पढ़ेंगे। मैं पूरे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी की किताब के वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए पेश करूंगा। आप इसको देखिए, याद रखिए, बोर्ड परीक्षा के लिए याद रखिए, जब भी आपको पढ़ना है तब पढ़िए। अब देखो अपने इसमें भी वही विधि आएगी। क्या आएगी? यहां पर आपको एक इस तरह से सारणी बना देनी है, कॉलम बना देने, ठीक है। यहां पर तत्व लिखना है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या होगा, तत्व में सबसे पहले आप लिखोगे यहां पे Fe, फिर आएगा आपके H, फिर आएगा आपके O। ये तीन ही तत्व हैं इस समीकरण में, ठीक है। ये तीन ही। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि समीकरण को संतुलित करने में सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा आपको दिखें, ध्यान करना, समीकरण को संतुलित करने में सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है आपको कि जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या आपको सबसे ज्यादा दिखे, उस तत्व को पहले आपको संतुलित करना है। ये मेन बात ध्यान रखनी है। जैसे मेरे को यहां पर सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या दिख रही है ये, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको संतुलित करूंगा। यहां पर देखिए ऑक्सीजन के इस इधर वाले भाग में एक परमाणु है, जबकि इधर वाले भाग में ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो यहां पर संतुलित करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहां 4 रखना पड़ेगा। 4 रखते ही ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, देखो आगे रखते ही इसका मतलब इनका गुणा हो गया इसमें। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, आप परमाणुओं की संख्या को परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब यहां पर H2 लिखा है तो H3 नहीं कर सकते, यहां O3 नहीं कर सकते, O2 नहीं कर सकते। आप आगे कुछ भी लिख सकते हो, गुणन के रूप में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे इसको मैं इस कोष्टक में बंद करके स्क्वायर कर दूं, ऐसा अपन कर सकते नहीं है। अब यहां पर बात आती है कि सबसे पहले मैंने कर दिया कि भाई ये ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, तो इधर भी 4 कर दिए। अब उसके बाद आता है Fe। Fe के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, और यहां पर Fe के 1 परमाणु है, तो मैं सीधा सट यहां पे 3 लिख दूंगा, तो Fe का काम यहां पर पूरा हो जाता है, ठीक है। यहां 3 लिख दिया। अब आप देखिए ऑक्सीजन के यहां पर 4 हो गए, लेकिन यहां पर हाइड्रोजनों की संख्या में गड़बड़ हो गई। देखो यहां पर 4 रखते, यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑलरेडी थे, तो 4 दूना 8 परमाणु हाइड्रोजन के हो गए। ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहां पर हाइड्रोजन के 8 करने पड़ेंगे, यहां हाइड्रोजन के 2 हैं, तो आप 4 का गुणा कर दीजिए, इसे 4 लिख दीजिए, तो हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, यहां पर 8 हो गए। उसके बाद आपके सामने और क्या बचा, इतने ही बचे, हो गए ये पूरे। देखिए
ये समीकरण आपके संतुलित हो गई कि नहीं हो गई? देखिए देखिए आप, संतुलित हो गई ना? देखिए यहां पर Fe के कितने हैं? 3, Fe के 3 परमाणु, Fe के 3 परमाणु, तो यहां पर कितने Fe के? 3 परमाणु, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये Fe के 3 परमाणु यहां हो गए, Fe के 3 परमाणु हो गए। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 4 दूना 8 हो गए। यहां हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 दूना 8 हो गए, ठीक है। तो यहां पर भी हाइड्रोजन के 8 और यहां पर भी हाइड्रोजन के 8 हो गए। अब यहां पर क्या रहा आपके पास? ऑक्सीजन रहा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहां पे? 4 है, तो यहां पर भी ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 है। इसका मतलब अब जाकर के ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित कहलाएगी, ठीक है। ये पूर्ण रूप से संतुलित कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि अपन ने इसका संतुलन कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी संतुलित हो गई समीकरण। अब यहां पर ये समीकरण संतुलित। अब इसमें देखो ये बातें भी होती है कि जैसे कोष्टक में बंद किए जाते हैं, और ये भी है सब, लेकिन मेन बात क्या याद रखनी है आपको कि सबसे ज्यादा परमाणु जिस तत्व के हैं उस तत्व को सबसे पहले संतुलित किया जाता है। ये मुख्य बात है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखनी है समीकरण को संतुलन करते समय, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये संतुलित, अब देखो ये समीकरण को जो संतुलित कर रहे हैं वो समीकरण अपन कौन सी विधि से संतुलित कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना, हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। हीट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल विधि। समीकरण इस तरह से संतुलित करते हैं उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, हीट और ट्रायल विधि कहा जाता है।